हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 जो 18 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था। और इससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं 2011 का और जनवरी 2012 का कंप्लीट कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग विजिट करके अवश्य देखें। अब की बार सीटेट पार के नारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP देखेंगे भाग 1 में। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। तो फर्स्ट का जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। यदि एक शिक्षक कक्ष में शिक्षक सभी बच्चों के त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो इसका संकेत है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका जो सही आंसर है मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होता है। तो इसलिए जो है नर्सरी कक्षा में बच्चों को मेरा परिवार से ही विषय वस्तु से शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को तो क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विभेद नहीं करना चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, कोई अंतर नहीं करना चाहिए बच्चों में। प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देख ले। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक पॉजिटिव वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह SAW यानी सौ और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो इसको जो है कौन सा समस्या है, तो इसका जो है डिसलेक्सिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डिसलेक्सिया जो है एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है, जिससे बालक शब्द के अक्षरों का क्रम अंतर नहीं कर सकता है एवं SAW के स्थान पर WAS लिख सकता है, N को U लिख सकता है। इस तरह से जो है B को डिसलेक्सिया होने पर बच्चे B को D पढ़ते हैं और D को B पढ़ते हैं, और 21 को 12 कहेंगे, 12 को 21 कहेंगे। इस तरह से समस्याएं होने लगती है डिसलेक्सिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपगम का विशेष चिन्ह है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है, यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं सदैव अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले घ आएगा यानी पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद ग आएगा यानी श्रेणीकरण, उसके बाद ख आएगा प्रतिक्रिया चयन, उसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो घ ग ख क इस तरह से क्रम में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का चरण निम्नवत होगा, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः। तो इसका जो सही आंसर है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं
वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह ये क्या प्रदर्शित करती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं की रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, यानी लड़का लड़की में भेदभाव कर रही है। मोनिका राधिका से उत्तर न प्राप्त होने पर जब वह मोहन से प्रश्न पूछती है परंतु मोहन उत्तर देने में संघर्ष करता है जिससे शिक्षिका प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। 10 नंबर क्वेश्चन है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं की, यानी विद्यार्थियों की क्षमताएं होती है सीखने के लिए आकलन में, और विद्यार्थियों की त्रुटियों को भी देखा जाता है, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों को भी आकलन किया जाता है। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों और अधिगम शैलियों को ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी प्रकार से बच्चों के बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल शारीरिक क्रियाओं से है जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि आते हैं, जबकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है, क्योंकि लिखना जो है लिखने से सिर्फ उंगली ही गति करता है और हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, बल्कि जब दौड़ेंगे तो दौड़ना, चढ़ना, फुदकना, यहाँ से वहाँ जाना, तो ये जो है गतिक कौशल होगा लेकिन सूक्ष्म नहीं। तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है लिखना, क्योंकि लिखने से बहुत दूर तक हम जाएंगे नहीं और दौड़ेंगे, चढ़ेंगे, फुदकेंगे तो ये अधिक दूरी तक तय करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो इसका क्या निहितार्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबें, मानवीय निर्मिताओं इत्यादि तथा समुदायों जिनमें व्यक्ति रहता है में वितरित होता है। यह सिद्धांत सुझाता है कि दूसरे के साथ अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव व्यग्र रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं बल्कि एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। इसमें बच्चे की लिखावट और समझने की क्षमता पर असर पड़ता है, यानी लिखने में समस्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। आंशिक पुनर्बलन है तो क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय है कई सही अनुक्रियाओं के
उपरांत पुनर्बलन देने से है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि इसमें छात्र को किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता है, इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सदैव प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, तो इसका क्या लाभ है? तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। अवसर देना ये सब पॉजिटिव वर्ड है। अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर है, वे विद्यार्थी जो संवृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो क्या होता है? इसका सही आंसर है 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। जिन शिक्षार्थी के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। और ये जो है नेगेटिव है, बाकी सभी सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, ये पॉजिटिव है। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, ये भी है। मुक्त खेल के लिए समय देने। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करनी चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है तो क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वनिम जो है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वनिम बोलचाल की भाषा के उच्चारित रूप की वह न्यूनतम विशेषता है जिसके द्वारा किसी कही गई बात का कही जाने वाली किसी अन्य बात में अंतर स्पष्ट किया जाता है। स्वनात्मक दृष्टि से किसी भाषा बोली में समान स्वनों का समूह जिसके वितरण का एक ढांचा होता है। तो स्वनिम जो है भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो किसके सिवाय क्या क्या बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। इसके अलावा सभी ऑप्शन सही है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। बहुबुद्धि सिद्धांत से जो है विविध तरीकों से किसी भी चीज़ को सीखा जा सकता है और आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, विषयों के विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों में सीखने का आकलन किया जाता है। यह किसी भी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने में अधिकतम रूप से अभिप्रेरित यानी मोटिवेटेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि लब्धांक यानी बुद्धि लब्धि सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु
डैश होगी तो कितना होगा, इसको जो है IQ बराबर MA/CA यानी बुद्धि लब्धि यानी बुद्धि लब्धांक बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100 होता है। तो इसको IQ निकालने में जो है इसको मान को वैल्यू को पुटअप करेंगे तो ये जो है इसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा आपका 12 ईयर्स यानी 12 वर्ष। इसको आप लोग देख लीजिएगा, हल करके PDF में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर है विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन ज़रूर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। तो किसके सिवाय सफल समावेशन में आवश्यकता होती है, तो यानी पृथक्करण के अलावा सफल समावेशन में सभी की आवश्यकता होती है। संवेदनशील बनना होता है, अभिभावकों की भागीदारी भी चाहिए, क्षमता संवर्धन भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये नहीं चाहिए। सिवाय आ गया या के अतिरिक्त, के अलावा तो या नहीं, तो ये जो है नेगेटिव होता है। तो सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना एवं अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों का क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है सिवाय पृथक्करण के। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। यानी लिंग पक्षपातपूर्ण यानी लिंग संबंधित भेदभाव नहीं करना चाहिए। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यह ऑप्शन सही है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को सेटिस्फाइड करता है। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 जो CDP का लास्ट क्वेश्चन है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए इसमें जो है नेगेटिव भी है, उसको बच्चों को डी ऑप्शन देखते हैं पहले। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, तो ये गलत है। पैसा की लालच नहीं देना है बच्चों को। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, ये भी सही नहीं है। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध करना, ये गलत है। अपराध की श्रेणी में इसको नहीं डालना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय खोलेंगे तो बच्चे को लेने जाने के लिए नहीं पड़ेगा। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होंगे, और जहाँ आवासीय विद्यालय नहीं है वहाँ माता पिता को भी प्रोत्साहित करना होगा, शिक्षक को भी प्रोत्साहित करना होगा ताकि वे प्रतिदिन विद्यालय आएँ। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अवश्य विद्यालय खोलने का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब भाग 2 है, यहाँ से स्टार्ट होता है गणित, मैथमेटिक्स है जो 30 क्वेश्चन से हैं, 30 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, त्यौहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा के इस प्रकार की चर्चा को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो ये प्रोत्साहित करना, ये जो है प्रोत्साहन, इन्हेंस करना, ये सभी पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और सी गलत कैसे है, इसको भी देख लीजिए। कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को ख़राब करती है, ये गलत बात है। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करना, तो वाद विवाद नहीं करना है यहाँ, सिर्फ जो है विचार को प्रस्तुत करना है। उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर स्तर को बढ़ाती है, दूसरों को परेशान करती है। तो ये उपेक्षा नहीं करना है क्योंकि उपेक्षा करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे। नेक्स्ट है,
इसमें देखते हैं प्रश्न में दिए गए चर्चा कक्षा में करने से एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थी की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। तो क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वेक्षण आधारित परियोजना। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य सर्वेक्षण आधारित परियोजना होता है। नेक्स्ट है पियाजे यानी जीन पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। पियाजे का सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए शिक्षक सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। मित्रों, मेरा जो है चैनल पे जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का वीडियो अपलोड किया गया है। आप लोग उसे अवश्य देखिए और उसमें डिटेल्स बताया गया है जीन पियाजे से संबंधित सभी तथ्य को और उससे संबंधित पूछे गए और पूछे जाने वाले प्रश्न को। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए उमा क्या करती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उमा जो है उनको व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। उमा को सम विषम की संकल्पना को सुधारने के लिए उसे व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, यानी बच्चों को जो है व्यक्तिगत रूप से भी एक तरफ से देखा जाए कि कौन बच्चा कहाँ पिछड़ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर को 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर क्या है, गलत है तो कैसे, और सही है तो कैसे सही है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सही है क्योंकि उसके रूलर में 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। 5 सेंटीमीटर के सही निशान को चिन्हित किया है, लेकिन अगर वह जो है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सही है क्योंकि उसमें रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित किया है। प्रदीप का उत्तर सही है क्योंकि उसके रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, यानी लेकिन लिखता है 400 यानी 40,082 लिख देता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट होगा। यदि बच्चा संख्या सही पढ़ता है परंतु लिखता गलत है तो इसका तात्पर्य यह है कि बच्चा ध्यान से सुनता तो है परंतु स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू का ज्ञान न होने के कारण वह लिख नहीं पाता है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 = 2 + 2 अथवा 4 = 1 + 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संक्रिय अवस्था। जब शिक्षार्थी किसी संख्या को विभिन्न तरीके से व्यक्त करता है तो इससे ज्ञात होता है कि शिक्षार्थी संख्या की संक्रिय अवस्था की विकासात्मक अवस्था पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 आएगा। कैसे आएगा इसको देख लीजिएगा हल करके, थोड़ा वीडियो लंबा ना बन जाए
इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और इसमें स्पेस भी नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डर से सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे PDF जब मैं भेज दूंगा उसको आप लोग देख लीजिएगा सॉल्यूशन और हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 13 होगा। कैसे होगा देख लीजिए। आयताकार बॉक्स का आयतन जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबको गुना करेंगे तो 480 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ज़रूरी बॉक्स की संख्या जो है 6240 में ये 480 जो आया है इससे डिवाइड करेंगे तो 13 बॉक्स आ जाएंगे कट करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 2/3 में कितने 1/6 हैं? तो इसको क्या करेंगे, ये 1/6 1/6 4 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा, भिन्न के जोड़ करेंगे तो 4/6 कट करके 2/3 आएगा। तो अर्थात 2/3 में जो है 4 बार ऐड करेंगे 1/6 तो आएगा, यानी 4 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसे शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हैं 2/3 और इसको 1/6 को डिवाइड करेंगे तो ये 6/1 हो जाएगा और इसको कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 10। अब 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। ये भी आपका आंसर इस तरह से आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो सही जो नहीं है उसको बताना है। तो हम लोग देखते हैं इसको, 1 और आधा दर्जन। तो 1 दर्जन में 12 होता है, आधा दर्जन में 6, तो 12 और 6 18 होगा, ये सही है। 1 मिलीमीटर इसमें जो है 0.1 सेंटीमीटर होता है, ये भी सही है। 3 लीटर 30 मिलीलीटर, तो 3 लीटर 30 मिलीलीटर में 330 मिलीलीटर नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा आपका 3030। तो ये जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 1 पैसा बराबर 0.01 रुपया होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 3 लीटर और 30 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 3030 मिलीलीटर होगा, न कि 330 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्योंकि असत्य बताना था हमें। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या बताना है। तो 6:14 AM से 6:14 PM तक जो है 12 घंटे हो जाएंगे, और 6:14 PM से 7:14 PM 1 घंटा, 7:14 PM से 8 PM में जो है 46 मिनट होंगे, 8 PM से 8:02 PM जो है 2 मिनट। तो इन सभी को जोड़ेंगे 12 घंटा, 1 घंटा, 46 मिनट और 2 मिनट, तो यह आ जाएगा 13 घंटा 48 मिनट। तो 13 घंटा 48 मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 1,21,012 को 12 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? तो इसको भाग लगाइएगा आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। तो 4 समकोण यानी कि 90 डिग्री गुने 4 होगा, यानी एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। तो 4 समकोण में जो है 360 डिग्री होगा। 1/3 समकोण तो 90 गुने 1/3 करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी 390 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। हमीदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों यानी पैटर्न्स का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर दें, यानी 21/7। तो इसका जो है कितना आएगा? और 2.1 डिवाइडेड 0.7, इसका कितना आएगा? 0.21 डिवाइड 0.07, इसका कितना आएगा? 0.021 डिवाइड 0.007। तो वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाएं तो भागफल समान रहता है, यानी उन सभी कंडीशन में जो है भागफल 3 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भागे 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि भिन्न कक्षा
में केवल अंकीय मान में पढ़ाई गई है, न कि संदर्भीकरण और भाषा सहायता से पढ़ाई गई है। यानी भिन्न के जोड़ बच्चों को बताया जाता है। तो मान लीजिए बताना है 1/2 + 1/2। तो इसका मतलब पहले बताइए कि 1/2 क्या होता है। तो कोई एक पेपर लीजिए और उसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए, और एक पेपर लीजिए 2 भाग में। अगर 1/3 लिखना है तो किसी लकड़ी या कोई भी टुकड़ा है, कोई भी वस्तु है, तो उसको 3 भागों में 1/3 करिए, यानी 3 भागों में तोड़ के दिखाइए कि ये 1/3 हुआ। यानी एक लकड़ी के 3 टुकड़ा करेंगे एक बराबर, तो 1/3 एक भाग हुआ, 1/3 1/3 1/3 यानी 3 बार होगा, और इनको ऐड करेंगे तो पूरा एक लकड़ी बन जाएगा। और ये आयत है, आयत को 1/2 करना है तो इसको हाफ हाफ कर दीजिए, और ये बोलिए कि आयत का 1/2 हो गया, इधर आधा हो गया, आधा इधर हो गया। तो इस तरह से जो है बताने से बच्चे समझ पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। पहला चरण जो है स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति होना। चरण 2 यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। चरण 3 स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक डैश से पाठ का विकास कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यवस्था, संकल्पना, परिकलन, प्रक्रिया और संक्रिया। इस तरह से जो है इस चरण में कर रहा है शिक्षक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर समूह कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर समूह कोण समान है। इस केस में वेन हीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी क्या करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वेन हीले के अनुसार जो है विद्यार्थी विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं। विद्यार्थी जब आकृतियों को बनाता है और उसे सही तरीके से मापते हैं तो वे वेन हीले के अनुसार विद्यार्थी विश्लेषणात्मक स्तर पर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि शिक्षिका का उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न परिप्रेक्ष्य से चतुर्भुज को समझाने में विद्यार्थियों की मदद करना, यानी सहायता करना। जब शिक्षिका चतुर्भुज को परिभाषित करके उसके बारे में बताती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग इत्यादि, तो इन सभी से शिक्षिका का उद्देश्य होता है कि शिक्षिका विभिन्न परिप्रेक्ष्य से चतुर्भुज को समझने में शिक्षार्थी की सहायता कर रही है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन के निर्देश होंगे। रेखा और रेखाखंड, किरण में अंतर करना, उन्हें परिभाषित करना। 52 नंबर क्वेश्चन है, किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न है। तो यह कैसा प्रश्न है। इसका सही आंसर है मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर होंगे। मुक्त अंत वाले प्रश्न किसको कहते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न का कई तरह से उत्तर, यानी कई तरह से सॉल्व किया जा सके, उसको जो है मुक्त अंत वाला प्रश्न कहलाता है। और बंद अंत वाला प्रश्न होता है, जैसे सिर्फ एक ही तरह से उसका आंसर आ सके, वो बंद अंत वाला हुआ। जैसे अगर हम कोई प्रश्न पूछेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली, सिर्फ एक ही जवाब है। लेकिन हम पूछेंगे कि आपको कौन सा शहर पसंद आता है, तो कोई नई दिल्ली बताएगा, कोई कोलकाता, कोई मुंबई, कोई चेन्नई, कोई रांची, कोई पटना, ये सब बता सकता है। तो ये जो है मुक्त अंत वाला प्रश्न है, कोई भी उसका आंसर दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है फिक्स आंसर हो। अगर हम पूछेंगे कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो सभी लोग जवाब देंगे 12 के अलावा 13 कोई जवाब दे देगा 13 माह होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूछेंगे कि 12 महीनों में से किसी एक महीना का नाम बताइए, तो कोई जनवरी बोलेगा तब भी सही हो जाएगा आंसर। कोई फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई भी 12 महीना में से एक महीना का नाम लेगा तो आंसर सही हो जाएगा। तो ये जो है मुक्त अंत वाला प्रश्न हुआ। और बंद अंत वाला प्रश्न जिसका सिर्फ एक ही जवाब हो और एक ही तरह से दिया जा सके। नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं हम लोग। किन्हीं 2 संख्याओं का
गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न इसे क्यों हुआ, क्योंकि 24 गुने 1 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 3 गुने 8 करेंगे तो 24 आएगा, 12 गुने 2 करेंगे तब भी 24 आएगा, 6 गुने 4 करेंगे तब भी 24 आएगा। तो कई तरह से आंसर इसका आ सकता है, इसलिए ये जो है मुक्त अंत वाला प्रश्न है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों में पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 400। तो वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल जो होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 10 मीटर का है तो 10 गुने 10 करेंगे, 10 10 100 आएगा, 100 मीटर स्क्वायर। वर्गाकार टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो 50/100 करेंगे तो 0.5 मीटर लग रहा है। टाइल की लंबाई 0.5 मीटर है, यानी हाफ मीटर कह सकते हैं उसको। वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल जो है 0.5 का होल स्क्वायर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर 0.25 मीटर स्क्वायर आएगा। आवश्यक टाइलों की संख्या 100 में भागा दे देंगे 0.25 से, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 400। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। तो एक संतरे का मूल्य जो है 2.5 रुपया है, यानी 2.50 रुपये। 3.5 दर्जन यानी 3.5 दर्जन में कितने हो गए, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 × 36 और 6 42 हो जाएंगे। 42 संतरे का जो मूल्य होगा 42 गुने 2.50 करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 रुपये इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसकी 1/6 भाग फिज़ा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग हैं, तो कितने भाग बचे हैं। तो इसका जो सही आंसर है 3 भाग। कैसे 3 बचे हैं तो देखते हैं, इसका सॉल्व करते हैं हम लोग। मंजू के पास चॉकलेट का बचा भाग, तो एक मान लीजिए टोटल है चॉकलेट 1, तो उसमें से 1/4 भाग किसी को दिया, फिर 1/3 भाग दी और 1/6 3 सबको ऐड करेंगे और वही 1 में से उसको घटा देंगे। तो इसको भिन्न के जोड़ अंदर अंदर करेंगे ब्रैकेट में, तो इतना आएगा 9/12 और 1 में से 9/12 घटाएंगे तो भिन्न के घटाव करने पर 3/12 ही आ गया। तो 3/12 जो आया तो इसको कट करेंगे तो 1/4 आया। तो 12 टोटल मंजू के पास जो है मान लीजिए 12 टॉफ़ी थे या जो भी था, तो 1/4 करेंगे उसका, तो कट करके ये जो है 4 3 जा 12, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। मान लीजिए अगर 12 टॉफ़ी होगा तो 3 टॉफ़ी बचेंगे उसके पास। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है, तो कितना है। तो इसका जो सही आंसर है, तो सबसे पहले 100 का जो है एलसीएम निकालेंगे, 2 × 2 × 5 × 5 आएगा। और सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, a + a p + 1 पावर में -1 a/1 और इनटू में रहेगा b q + 1 -1 बटे b -1। इसको अप्लाई करेंगे। a का वैल्यू यहाँ पर आपका 2 है, p का वैल्यू जो है 2 है, b का वैल्यू जो है 5 है और q का वैल्यू 2 है। इस सूत्र पर जो है इसको मान को वैल्यू को रखेंगे तो ये जो आंसर आ जाएगा आपका 217। देख लीजिएगा इसको, इसका एक सिंपल मेथड है, उसे मैं मैथ का वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज गुने 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज बराबर है। तो 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज कितना है, तो 48 है। और न्यूनतम सार्वगुणज मतलब क्या हुआ, तो एलसीएम हुआ। और 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज 30 हुआ, यानी 10 और 15 का एलसीएम 30 हुआ। तो इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, तो 12 और 16 का जो है 48 आया यानी 48 और 10 और 15 का एलसीएम आया 30, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1440। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। 2424 यानी 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। तो इसमें दो जगह 2 है, तो 1 2 का जो स्थानीय मान होगा इकाई दहें सैकड़ा हज़ार यानी 1000 होगा, यानी 2000 होगा। 2 गुने 1000 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। जब 2000 आया और 2 जो है 1 दहाई के स्थान पे है तो 20 हो जाएगा इसका। तो इनको जो है ऐड करेंगे तो 2020 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 59, दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 4 गुना है। कैसे 4 गुना है? तो देखें इसको, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल तो 12 गुने 12 करेंगे 12 है, और 24 उसका भुजा है बड़े वर्ग का, तो 24 गुने 24 उसको करेंगे, तो इसका अनुपात जब निकालेंगे तो 144/576 आएगा। तो ये कट करके 1/4 आ जाएगा। बड़ा वर्ग छोटे वर्ग से 4 गुना है, यानी बड़ा वर्ग जो है छोटा वर्ग से 4 गुना बड़ा है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, जो मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। गुणनफल 140 और 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो? तो इसका जो सही आंसर है, इसमें पहले x कर लेंगे, 140 गुने 101 में x मान लो जोड़ लेते हैं, उसके बाद लिख देते हैं 14,414। अब इसको जो है 140 और 101 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,140 आएगा। अब x बराबर फाइंड आउट करेंगे तो इसको जो है राइट साइड में करेंगे तो 14,414, उसमें से 14,140 घटाएंगे तो 274 आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण हल करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से भाग 3 देखते हैं हम लोग, पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़। 61 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियाँ को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। तो क्या कराना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकरणों में अंतःनिर्मित। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों के प्रकरणों के अंतःनिर्मित में उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, यानी विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण के शिक्षक को विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा की सबसे प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश का प्रयोग करना है। तो इसका सही आंसर है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो करना। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी, यानी अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। यदि कोई शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, इससे जो है बच्चे आसानी से सीखते भी हैं। नेक्स्ट है, और क्लास जो है इंटरेस्टेड बना रहता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो इसका जो सही आंसर है व्यक्तिगत भिन्नता, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को ये बताता है, संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से तात्पर्य है जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के वर्ग पर लागू है। अतः व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार सीमा तथा लीना के बीच जो भिन्नता है कि सीमा किसी पाठ को रट कर याद कर लेती है और लीना जो उसी पाठ को चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद समझती है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित व्याकरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं, यानी समस्या दिया जाए बच्चों को, उन्हें सॉल्व करने के लिए बोला जाए। सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, ये होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी वीएस पढ़ाने का विधियाँ। और व्याख्यान विधि जो है ये उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, यानी लेक्चर माध्यम से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करने के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की अन्य विधियाँ हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चों की अनुभवों से जोड़ने पर उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी डिसलेक्सिया जो है मुख्यतः पढ़ने की समस्या से संबंधित है और लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया है, और डिसकैलकुलिया जो है मैथ सॉल्व करने से संबंधित है। गणित संबंधी जो भी समस्याएं आती है हल करने में, तो वो जो है डिसकैलकुलिया होता है।
डिसलेक्सिया को 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना और रुडोल्फ ने 1887 में से डिसलेक्सिया नाम दिया। वास्तव में यह अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में या देखने या सुनने में गैर न्यूरोलॉजिकल कमी या अपर्याप्त पाठन निर्देशों जैसे अन्य कारकों से उत्पन्न पाठन कठिनाइयों से अलग है। यह इस बात का सुझाव देता है कि बुद्धि द्वारा लिखित और भाषित भाषाओं को संशोधित करने में अंतर के कारण डिसलेक्सिया होता है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक समय वाले छात्र छोटे छात्र और कम कुशल वाले विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका मुख्यतः कारण है कि वह अधिक उपलब्धि कर चुके होते हैं और अपना आत्मज्ञान दिखाते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी उज़्बेकिस्तान देश से अल बिरूनी आया था। अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान देश से आया था तथा इसने भारत के इतिहास पर एक किताब तारीख़ हिंद या किताबुल हिंद लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। क्रम संख्या, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, प्रस्थान का समय, दूरी और दिन। तो उपर्युक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। तो 979 किलोमीटर 15 घंटे और 15 मिनट में तय कर लेगी। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते समय श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अपसारी चिंतन। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात श्यामा कम समय में शीघ्रता से ठीक कार्य कर सकती है, इसलिए वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, यानी क्रिएटिविटी लाना बच्चों में, जिससे जो है बच्चे अपने से वैज्ञानिक की तरह जो है खोज करना, रिसर्च करने का प्रयास करते हैं। विद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध हो सके, अर्थात शिक्षार्थी स्वयं विज्ञान के क्षेत्र में सृजनात्मक निर्माण करने की शक्ति से अवगत हो सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारणों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो किसके अलावा? ऑप्शन नंबर डी, यानी शारीरिक गठन के अलावा संस्कृति चाहिए, पौष्टिकता, शिक्षा की गुणवत्ता। शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। कांसा या ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कांसा तांबा यानी कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कांसा जो है ब्रॉन्ज, तांबा यानी कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा होती है तो क्या हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए, यानी बंजर हो जाती है, यानी कोई भी फसल उसमें उगने नहीं लगेगा। इसलिए ज़्यादा खाद नहीं देना चाहिए और एक ही फसल बार बार नहीं उगाना चाहिए उसमें। जैसे किसी खेत में मक्का की खेती कर रहे हैं तो कभी तिल अरहर भी करें, कभी अगर निचली क्यारी टाइप है यानी गड्ढा भूमि है तो कभी धान लगाएं उसमें, फिर कभी गेहूं लगाएं, कभी चना मटर लगाएं। तो ये जो है बदल बदल करके लगाना चाहिए। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है, क्योंकि यह एक ही तरह फसल तथा अधिक रसायन के उपयोग से मृदा की उर्वरता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात BCD,
यानी बी, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है लेह और लद्दाख के मकानों में। और पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से जो है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ TBC भारत की एक ऐसी अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। अतः तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो 80 का जो है देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात BAC, यानी बी भी सही है, ए भी सही है और डी जो है सांप के, तो सांपों के संदर्भ में सही कथन है BAC। सॉरी, इसमें कुछ गलत लग रहा है क्योंकि सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी सही ऑप्शन है। और ये 4 खोखले दांत वाला ये हमें गलत लग रहा है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ ऑप्शन डी सही होना चाहिए, A-B-D सही लग रहा है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये सही है। नाग कोबरा जहरीले सांप का प्रकार है, ये भी सही है। डी ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेकिन यहाँ ऑप्शन सी दे दिया है, थोड़ा देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पेट्रोलियम जो है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। इसका निर्माण कोयले की तरह वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा कालांतर में उनके ऊपर उच्च दाब तथा ताप के आपतन के कारण हुआ है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल यानी क्रूड ऑयल कहते हैं। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो इसका जो सही आंसर है बी, अर्थात डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये जो है मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। मच्छरों से फैलने वाले रोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। डेंगू एक उष्णकटिबंधीय रोग है जो एंडीज इजिप्टी मच्छरों के काटने से होता है। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। चिकनगुनिया लंबे समय तक चलने वाले जोड़ों के दर्द वाला रोग है। इस रोग का उग्र चरण तो मात्र 2 से 3 दिन के लिए चलता है लेकिन जोड़ों का दर्द लंबे समय तक चलता है। यह एडिस मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। इसके रंगों को बनाने के लिए घरेलू चीज़ें हल्दी, केले के पत्ते, पीपल की छाल, पीसे हुए चावल आदि की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग यानी बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो इसका सही आंसर है समावेशी शिक्षा का, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का। यानी एक ही कक्षा में हर तरह के बच्चे हैं और सभी को जो है शिक्षा देना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। 85 नंबर क्वेश्चन है। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए, जो नीचे दिए गए हैं। तो पहला जो है, हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं, ये भी सही है। ए भी सही है। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है, ये गलत है। गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस आती है, घर्षण के कारण नहीं। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं, ये भी सही। ए बी डी सही है। किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी DAB, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 86।
एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एक पश्मीना शॉल जो है 10 साधारण स्वेटर जितना 10 साधारण स्वेटर गर्म देता है उतना एक पश्मीना शॉल गर्मी देता है, और इसको बनाने में जो है 200 घंटों का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने का आयाम का अनुगमन कर रही है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, नेपेंथिस, इसे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं, और ये एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मेघालय में। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह मेघालय में पाया जाता है। नेपेंथिस पौधा का जो है घटपर्णी पौधा भी कहते हैं, पीचर प्लांट भी कहते हैं, और यह जो घड़े की आकृति का होता है और उसमें जो है पत्ते समान होता है, उसमें से खुशबू निकलती है और उसमें कीड़े मकोड़े जाते हैं और उससे जो है ढक लेता है और खा लेता है। 89 नंबर क्वेश्चन, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला। पैराफिन, मोम, ग्रीस, पेट्रोल ये सभी एक समान है और कोयला जो है भिन्न है। कोयला अन्य तीनों से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस एवं पेट्रोल पेट्रोलियम के उपोत्पाद हैं, जबकि कोयला पेट्रोलियम से नहीं बनाया जाता, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है 90 का ऑप्शन नंबर सी, यानी अक्टूबर से दिसंबर। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर का है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से भाग 4 स्टार्ट होता है जो हिंदी है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक भाषा शिक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, यानी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अवसर जितना देंगे बच्चों को बोलने के लिए, वे जल्दी भाषा सीखेंगे। यानी बोलचाल में भी जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टाइम देते हैं बोलने के लिए, तो वे बच्चे आसानी से बोल पाते हैं। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए उन्हें अवसर चाहिए। एक भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वह अपने बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए ताकि भाषा संबंधी उनकी पकड़ मजबूत हो सके। इससे उनमें भाषागत बोधगम्यता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दे, यानी कोई सब एक ही जवाब न दे, कोई अपने समझ के हिसाब से जवाब दे। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि उनसे बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाएं उसका उत्तर अक्षरशः यानी बंधे बंधाए न दे, अपितु अपनी स्वयं की मौलिक अभिव्यक्ति में हो, यानी अपने शब्दों में जवाब दें। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन है, भाषा स्वयं में है तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का जहाँ तक प्रश्न है, यह स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होती है। ध्यातव्य हो कि यह संप्रेषण का एकमात्र साधन है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, भाषा का प्रयोग तो ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का दृष्टिकोण एकांकी नहीं होता है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई होती है। यह केवल पाठ्य पुस्तक या परीक्षा अथवा मुद्रण सामग्री से भी संबद्ध नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यानी बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। जब भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा तो बच्चे बहुत आसानी से जल्दी सीखेंगे। बच्चे अपने भाषिक परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, अतएव यह आवश्यक है कि उन्हें
बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। कोई भी बच्चा सिर्फ भाषा एक तरह से न सीखे, यानी किसी भी परिस्थिति में अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सके, ये होना चाहिए। सिर्फ इसमें जो ऑप्शन है बाकी देख लेते हैं। दूसरों की बात समझना सीखना, सिर्फ बात समझना नहीं है, उसका जवाब भी देना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। सिर्फ तर्क देना नहीं, उसे समझना भी चाहिए। अपनी बात कहना सीखना, सिर्फ ये नहीं, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये सही आंसर होगा 96 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। भाषा अर्जन के पीछे निहित उद्देश्य यह होना चाहिए कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके एवं साथ ही साथ भाषागत व्यापक पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डैश से संभव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पोर्टफोलियो से जो है ये संभव है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से संबंधित होता है। जैसे कोई विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, कक्षा 3 में है, तो कक्षा 3 में है और कक्षा 4 में चला गया, तो उसके शिक्षक आएंगे तो पोर्टफोलियो एक बना होता है फाइल के रूप में। तो उससे जो है नया टीचर आएंगे तो देखेंगे कि इसका किस विषय में कितना प्रदर्शन है, किस में रुचि लेता है, कौन सा विषय इसका स्ट्रांग है, किस विषय में कितना मार्क्स है। तो इससे जो है पोर्टफोलियो के माध्यम से कोई भी उसका डेटा को देख करके समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है और इसे किस विषय में कमी है, उसे किस में इसे सुधारने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो इसका सही आंसर है साधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य नहीं अपितु एक साधन है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह कहा जाए कि ये पुस्तकें एकमात्र संसाधन है, उचित नहीं होगा। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी साधक है। पत्र पत्रिकाओं में भाषा का प्रयोग सामान्य से लेकर विशेष तक होता है। यह सहजता से लेकर साहित्यिकता तक भरा होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो लिखित परीक्षा, सिर्फ परीक्षा से सर्वाधिक प्रभावी भाषा नहीं सीखा जा सकता, आकलन नहीं हो सकता, प्रश्नों के उत्तर देने से भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका यह है कि उनसे पाठ्य सामग्री पर प्रश्न पूछे जाएं और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सभी जो है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में तो बच्चों की मातृभाषा को समुचित समान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऐसी कक्षाएं जहां अनेक भाषाओं एवं अनेक संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती हो, वहां सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित समान देते हुए मानक भाषा को परिचय कराना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, भाषा के व्याकरण के समझ को, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संदर्भ पूरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। जहाँ तक भाषा के व्याकरण की समझ का प्रश्न है, इसे महत्वपूर्ण संदर्भ पूरक प्रश्नों के माध्यम से आकलित करना चाहिए, न कि लघुत्तर, वस्तुनिष्ठ और संदर्भ पूरक प्रश्नों के माध्यम से। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की बारीकियों को समझना एवं सौंदर्य बोध को सम्यक रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। यहाँ से जो है एक कविता दिया हुआ है और इसी से जो प्रश्न है उसका जवाब देना है, तो आप लोग इसे अवश्य देख लीजिएगा। काले बादल में रहती चांद की रेखा पंक्ति का भाव है, तो इसका क्या भाव है? ऑप्शन नंबर सी, यानी अंधेरे के बाद जो है प्रकाश आता है।
यानी काले बादल में रहती चांदनी की रेखा जो है पंक्ति का भाव है अंधेरे के बाद प्रकाश का आवर्तन होता है। अंधेरा और उजाला ये दो घटक हैं जिनका क्रमिक आगमन होता रहता है। ये उसी प्रकार हैं जैसे सुख और दुख, लाभ और हानि, रात दिन और जीवन मरण। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन, काले बादल प्रतीक है डैश का, तो किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर है जातिगत वैमनस्य का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी श्लेष अलंकार। यहाँ पर श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो डी जो है जलज बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि जलद जो है घन और पयोधर इसके पर्याय शब्द हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और बादल का जो है पर्यायवाची शब्द है जलद, पयोधर, घन। नेक्स्ट देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पराधीनता। नेक्स्ट देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी आशा की किरण को। नेक्स्ट है, अब यहाँ से जो है प्रश्न 112 से लेकर 120 तक एक पैसेज दिया है गद्यांश, और इसे अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इसके जो नीचे प्रश्न है उसका उत्तर आप लोग कीजिएगा। तो इसका जो प्रश्न है 112 में, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज जो है, पैसेज के अनुसार इसका आंसर होगा उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था उन्हें स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना। स्वावलंबी व्यक्ति कभी पराधीन नहीं होता, वह स्वयं अपना विकास करता है, वह अपने जीवन की नींव खुद तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, लेखक का मानना था कि, तो लेखक का क्या मानना है? तो आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर उनकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। नेक्स्ट है 115, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी परमात्मा में जो है आत्म उपसर्ग नहीं है। आत्म उपसर्ग आत्मसम्मान, आत्मीय, आत्मनिर्भर में है, परमात्मा में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है 116 नंबर प्रश्न, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन, शताब्दी डैश समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है द्विगु। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, गांधी जी डैश को मान्यता नहीं देते हैं। तो किसको मान्यता नहीं देते हैं? तो इसका सही आंसर है बी यानी अकर्मण्यता को जो है गांधी जी मान्यता नहीं देते हैं, बाकी कर्मठता, सदापन, आत्मनिर्भरता को मान्यता देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुशासित जो है संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी स्वावलंब, अनुशासन, आत्मनिर्भरता ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। 120 नंबर क्वेश्चन, उपयोगी शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुपयोगी। और इंग्लिश के लिए जो है एक अलग से क्लास लेंगे हम लोग। आज हमारा जो है 120 क्वेश्चंस यहीं समाप्त होता है, और सभी सीटेट में पूछे गए प्रश्नों के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।